हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण के पहले वीडियो सेशन में। ठीक है, मैं आज आप लोगों से BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण के पहले अध्याय के विषय वस्तु पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला अध्याय कौन सा है और उनमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनकी चर्चा हम लोगों को करनी है। पहला जो अध्याय है दोस्तों वो है हिंदी भाषा का विकास। तात्पर्य अभी हम लोग हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें जानेंगे कि भाषा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, भौगोलिक अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर कितनी सारी भाषाएं देखने को मिलती है, निर्माण के आधार पर भाषा के कितने विविध स्वरूप हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस अध्याय में करेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोगों को इस अध्याय में करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को चर्चा से पूर्व ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो अभी चर्चा करूंगा वो बस और बस सार तत्व की चर्चा करूंगा। अर्थात हम लोग इस अध्याय के सारांश को देखेंगे, इस अध्याय के मोटिव को देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह से इस अध्याय को पढ़ के एग्जाम के क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, दरअसल अगर हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को डिस्कस करने लगे तो पता चलेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया और आप लोग बोर हो गए और आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सार तत्व को देखेंगे और फिर परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को अध्ययन करना है। सबसे पहले तो प्रस्तावना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इसके बारे में भी कुछ बातें कर लेता हूँ कि भाषा क्या है, इसको पढ़ना क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सभी बातों पे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, भाषा जो है यह मानव जाति को प्राप्त एक वरदान है और भाषा ही मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, अगर भाषा नहीं होगी तो मनुष्य जो है मूक बधिर प्राणी हो जाएगा, मतलब कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि वो जो है एक पशु के समान हो जाएगा और फिर उनका विकास रुक जाएगा। ठीक है, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा जो है वह मानव संबंधों को जोड़ने का भी काम करती है। और भाषा जो है दोस्तों यह चिंतन मनन का सबसे बड़ा साधन है। अतः हर व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए ताकि व्यक्ति की सभ्यता बनी रहे और वो व्यक्ति सभ्य बना रहे। ठीक है, और इसी भाषा के माध्यम से व्यक्ति का विकास भी होता रहे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये है भाषा का अर्थ और परिभाषा। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि भाषा का अर्थ क्या है और फिर व्याकरण के विभिन्न विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाषा का सामान्य अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। ठीक है, ये एक सामान्य सा अर्थ है, लेकिन विभिन्न विभिन्न विद्वानों द्वारा कैसी परिभाषाएं दी गई है अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दरअसल हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, जबकि बाबूराम सक्सेना मानते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है वही भाषा है। ठीक है, और उसी समय ब्लॉक एवं ट्रैगर का कहना है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक एवं ट्रैगर थे इनकी जो परिभाषा है कुछ हद तक सार्थक थी और इसको बहुत अधिक दिनों तक व्याकरण में स्थान भी मिला था। ठीक है, लेकिन अभी जो परिभाषा है उसमें कुछ परिवर्तन करके विद्यार्थियों के सामने पेश किया गया है। ठीक है, किंतु पुराने समय में ब्लॉक एवं ट्रैगर के द्वारा दी गई परिभाषा सबसे मानक परिभाषा थी। अब आप लोग ये समझ गए होंगे दोस्तों कि भाषा ध्वनिमूलक, सार्थक और यादृच्छिक व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समाज अपने भाषा भाषी समाज से अपने भावों एवं विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करता रहता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों ये है भाषा का स्वरूप और प्रकृति। हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि भाषा का विभिन्न विभिन्न कौन सा स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है और इस भाषा की प्रकृति कैसी है। ठीक है,
दरअसल दोस्तों भाषा जो है ये प्रतीकात्मक होती है, ठीक है, और इसका कार्य केवल संप्रेषण कराना होता है। मतलब भाषा बस एक सामान्य सा प्रतीक होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। भाषा जो है यह मानव मुख से निस्तृत ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक, संदर्भगत और परिवेशगत व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से समाज में मौजूद लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा का स्वरूप क्या है और भाषा की प्रकृति कैसी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। अब मैं इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसे ही आप लोग इस डायग्राम को समझ जाएंगे तो ये जो नीचे इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा गया है पुस्तक में, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दरअसल दोस्तों दुनिया में जो भी चीजें हैं जिनको हम लोग देखते हैं, छूते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। उन सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जो कि एक समय में यथार्थ भी होता है, मतलब वास्तविक भी होता है, और एक समय में कल्पना भी होती है, ठीक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप सभी को प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी अभी अपने अपने फोन्स में ये वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये फोन आपके पास नहीं है, ठीक है, देखने को वीडियो देखने को आपके पास फोन नहीं है, आपका फोन बगल में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी समय आपका एक भाई आपके बगल में है, ठीक है। अब आप अपने भाई को एक संदेश देते हैं कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल दे दो, ठीक है। तो आपने जैसे ही संप्रेषण किया, आपने कहा कि मोबाइल चाहिए, तो उस समय मोबाइल एक प्रतीक था, ठीक है। क्या है? एक प्रतीक था, चिन्ह था। और जैसे ही वो आपके भाई के मस्तिष्क में गया, आपके भाई के मस्तिष्क ने तुरंत पहचान लिया कि मोबाइल कैसा होगा, और फिर वो संकेत करता है कि भाई मोबाइल यहाँ पे है, यहाँ पे रखा हुआ है, आप खुद ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही उसके दिमाग में ये मतलब समझ में आ गया कि मोबाइल कैसा होता है, तो उसने मोबाइल को इंगित कर दिया कि मोबाइल वहां पे है। तो उस समय मोबाइल क्या हो गया? यथार्थ वस्तु हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जाते हैं और मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक क्रम बन गया है, ये वाला एक क्रम बन गया है। पहले तो एक वस्तु जो है वो संकेत थी, और जैसे ही संकेत यानी प्रतीक चिन्ह थी, और फिर जैसे ही वो संकेत और प्रतीक चिन्ह का डिकोडेशन हुआ, मतलब वो मानव मस्तिष्क में गया, मानव मस्तिष्क ने उसे पहचाना और फिर वही यथार्थ वस्तु बन गई, ठीक है। तो इस तरह का एक तिकोना सीरीज बनता है, और यही जो है इस आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अब एक स्थिति की कल्पना और कीजिए दोस्तों। मान लिया जाए कि ये आप हैं, ये आपके छोटे भाई हैं, और ये कमल का फूल है। अब आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि ये देखो भाई, कमल का फूल खिला हुआ। तो तुरंत ही आपके भाई के दिमाग में ये आ जाता है कि सामने में कमल का फूल है। वो तुरंत पहचान जाता है कि कमल का फूल कौन सा। आपने प्रतीक जैसे ही उसको भेजा कि ये देखो कमल के फूल खिले हुए हैं, तो उसके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाता है कि कमल का फूल कैसा होता है और वो कहाँ पे खिला हुआ, और वो इंगित करता है कि हाँ भाई यहाँ पे कमल का फूल खिला हुआ। तो इस तरह से आप भी समझ जाते हैं कि वो पहचान चुका है कि कमल का फूल खिला हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का एक क्रम बनता। अब मान लिया जाए कि आप अपने भाई को बोलते हैं कि भाई देखो नीरज या पंकज खिला हुआ है, ठीक है। तो अब आपका भाई ये नहीं समझ पाता है कि नीरज या पंकज है क्या, ठीक है। तो उस समय वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वो इस कमल फूल की ओर इशारा नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, नीरज और पंकज का अर्थ भी कमल ही होता है। लेकिन आपके छोटे भाई के दिमाग में ये बात नहीं है कि ये जो फूल है इसी को हम लोग नीरज अथवा पंकज बोलते हैं, ठीक है। अब एक स्थिति की कल्पना और कीजिए आप, ठीक है। और वो कल्पना ये है कि आपके दिमाग में ये तो चल रहा है कि ये एक फूल है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो है कौन सा फूल है। इस वाले ग्राफ में हमने तीन परिस्थिति को देखा है, ठीक है। पहली परिस्थिति थी कमल फूल के बारे में, जिसमें आपका छोटा भाई पहचान जाता है कि कमल फूल कैसा होता है, कौन सा है, कहाँ पे खिला हुआ, वो सभी बातें वो जान जाता है। तो पहली परिस्थिति जो है उसे हम लोग सार्थक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन अब हम लोग दूसरी परिस्थिति की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि देखो छोटे भाई, पंकज अथवा नीरज खिला हुआ। आपने कथन दे दिया, लेकिन उस कथन की अभिव्यक्ति आपके भाई को नहीं हो सकी, वो नहीं पहचान पाया
पाया कि ये जो पंकज है और नीरज है ये क्या है, ठीक है, और ये कहाँ खिला हुआ है। अब हम लोग उसी समय तीसरे कथन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे कथन में आपको ये तो पता है कि सामने फूल खिला हुआ है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सा फूल खिला हुआ है और आप मुख बधिर हैं, मतलब शांत है, ठीक है। तो इस समय आपके दिमाग में अभिव्यक्ति तो है कि सामने में फूल है, लेकिन कथन नहीं है कि हम इसको बोले क्या, ठीक है। तो अंतिम वाली जो दो परिस्थिति है दोस्तों, ये काफी कष्टदायी है। तो हम लोग इसके लिए ये कह सकते हैं कि यदि कथ्य अथवा अभिव्यक्ति नहीं है, या फिर अभिव्यक्ति है किंतु कथ्य नहीं है, तो उसे हम लोग प्रतीक की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमने अंतिम दो परिस्थिति की बात की थी, जिसमें कि हमने अंतिम में दूसरे वाली परिस्थिति में कहा पंकज और नीरज के बारे में, और तीसरे वाले में कहा कि फूल तो है लेकिन पता नहीं कौन सा फूल है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रतीक की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब मैं आप लोगों को ये ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक कथन हम लोग मान लेते हैं कि मोहन ने मोटे लड़के को पीटा है, ठीक है। तो पहली अभिव्यक्ति होती है कि मोहन ने किसी मोटे लड़के को पीट दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी समय इसी कथन को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मोहन ने जिस लड़के को पीटा वो मोटा है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन ने उस लड़के को पीटा जो कि मोटा है। तो देखिए दोस्तों, कथन तो एक ही था, ठीक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, मतलब हम ये कह सकते हैं उसकी पहचान अलग अलग तरीके से हुई। अलग अलग व्यक्ति ने इसको अलग अलग माध्यम, मतलब अलग अलग तरीके से समझा, ठीक है। पहले ने समझा कि मोहन ने मोटे लड़के को पीटा, जबकि दूसरे ने समझा कि मोहन ने जिस लड़के को पीटा वो मोटा था या फिर मोटा है। या फिर हम तीसरे की बात कर ले तो वो ये समझता है कि मोहन ने उस लड़के को पीटा जो कि मोटा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कथन एक ही है लेकिन अभिव्यक्ति तीन तरीके से हो रही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे परिस्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं दोस्तों, ठीक है। मान लिया जाए मैं ये बोलता हूं कि मैंने पजामा पहनते हुए मोहन को देखा। ये मेरी अभिव्यक्ति है, ठीक है। ये मेरे दिमाग में कंसेप्ट है कि मैंने पजामा पहनते हुए मोहन को देखा। अब हम लोग उसके लिए एक कथन लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं जब पजामा पहन रहा था तभी मैंने मोहन को देखा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने तभी मोहन को देखा जब वो पैजामा पहन रहा था, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैंने जब मोहन को देखा तभी वो पैजामा पहन रहा था, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कथन है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बस एक ही है कि मैंने मोहन को पैजामा पहनते हुए देखा या मैंने पाजामा पहनते हुए मोहन को देखा, ठीक है। यहाँ पर अभिव्यक्ति एक ही हो रही है कि पाजामा पहनते हुए देखा। अब कौन पहन रहा था, कैसे पहन रहा था, अलग अलग तरह के कथन दिए गए। तो हो सकता है कि कथन एक ही हो और उसकी अभिव्यक्ति अनेक तरीके से हो, अथवा अभिव्यक्ति एक ही हो और उसके कथन अलग अलग तरीके से पेश किए जाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को देखेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, अलविदा।